से ज़रा Assalamu alaikum, students. Can you hear me? Walaikum Yes. salam. Yes. Yes, sir. कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Good to know. मेरे ख्याल से हॉस्टलाइट कोई भी नहीं है इस कोर्स के लिए। आज फिर 2 चक्कर लगा के आए हूँ, कोई भी हॉस्टल उधर क्लास में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर फ्रॉम द ऑफिस। ओके, तो लास्ट लेक्चर में तो हमने बेसिकली कोर्स कंटेंट्स और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया स्कोप क्या है बेसिकली इस कोर्स का। So today we are going to discuss the importance of hydrological cycle, which is actually an overview of applied hydrology course। ठीक है, जो आपने अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्कस किया था, उसका एक क्विक जो है ओवरव्यू है।
Then we will discuss in next lecture about the climate change and which organization is actually dealing the climate models, data and policy relevant to the climate change. वो हम फिर start करेंगे इंशाल्लाह ताला next week से. Okay, so hydrology, as you are well aware, last course में आपने पढ़ी हुई है. Hopefully सब students ने जो 2019 के भी कुछ students हैं तो हाइड्रोलॉजी कोर्स लिया था तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है. तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर विच इज ऑन द अर्थ, विद इन द अर्थ और आल्सो इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो वाटर जो है अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थ के अंदर है या एटमॉस्फेयर में, उसके रेलिवेंट है. And that science actually deals with the occurrence, circulation, distribution and movement of these waters all over the globe and their interaction with the physical and biological environments. So we have not discussed yet in applied hydrology course about फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ऐसे ही है, हमने जो है अकरेंस के बारे में जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के मेजर कंपोनेंट्स थे कि अकरेंस हमने डिस्कस की, स्पेशली जो है प्रेसिपिटेशन, हाउ इट अकर्स. ठीक है, उसका फिजिकल जो है फिनोमिना हमने डिटेल से डिस्कस किया और उसके साथ साथ रन ऑफ कैसे अकर होता है. ठीक है, टोटल जब रेन होती है तो उसमें से लॉसेस, वट एवर लॉसेज आर, वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, द रिमेनिंग पार्ट इज रन ऑफ. सो दैट्स हाउ रन ऑफ अकर, राइट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और सर्कुलेशन जो है वो भी हम काफ़ी डिटेल से जो है हाइड्रोलॉजी के कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि कैसे जो है प्रेसिपिटेशन के बाद जो है जो अदर प्रोसेसेस जो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, लाइक वेपर ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, ठीक है, और इनफिल्ट्रेशन. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर एक्चुअली द सर्कुलेशन. ठीक है, और इसको हम जो है सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं. एंड हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड above the earth surface, over the earth surface and underneath the earth surface. तो एक चीज जो है वो बेसिकली मिसिंग होगी रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर, बिकॉज जो अप्लाइड हाइड्रोलॉजी का कोर्स है दैट इज रेलेवेंट टू द सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी. सो वी हैव नॉट डिस्कस yet about the groundwater movement and distribution, right? और last but not least about the physical and biological environment. ये जो है कुछ आइडिया जो है फिर हम इस कोर्स में इन डेप्थ जो है कि कुछ टॉपिक्स हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, कुछ जो है कुछ ओवरव्यू होगा. So as you know, hydrological cycle or hydrological studies deals with the estimation of water availability, and also it deals with the processes like precipitation, runoff, evapotranspiration, infiltration, and interaction of these processes with the physical and biological environment. And in addition to that, hydrological problems such as floods and droughts we also discuss in hydrological studies. And we will discuss in detail these two extreme addition to heat waves phenomena related to climate change in coming lectures inshallah. तो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज में जो है इसका मतलब है जब हम स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट लाइक डैम्स, ब्रिजेस, हेडवर्क्स और कल्वर्ट्स या स्पिलवे हम जब डिज़ाइन करते हैं, सो कन्वेंशनली जो है हम जो पास्ट का रिकॉर्ड था सिर्फ उसको यूज़ करते हुए हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन
करते रहे हैं और अभी तक लोग कर रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट जो है उसी मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अब जो बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स जो स्पेशली जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं, तो वो फंडिंग एजेंसी जो हैं फिर वो रिक्वायरमेंट रखती हैं कि जी आपने क्लाइमेट चेंज असेसमेंट भी आपने करनी है कि फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शन है अबाउट हाइड्रोक्लाइमेटोलॉजी। हाइड्रो मीन रिलेटेड टू वाटर, क्लाइमेटोलॉजी मीन क्लाइमेट सिस्टम, और क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर सिस्टम। तो जब इस तरह की जो कंसीडरेशन जो है क्लाइंट्स की तरफ से या स्कोप आता है, सो देन वी नीड टू आल्सो इंक्लूड और कंसीडर climate change impacts on these hydraulic structure like dams, bridges, headworks, spillways or culverts. So that's why this course is being offered at NICE. इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किसी और तरह के भी हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर की स्टडीज़ हो सकती हैं। सो ये बेसिकली सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें स्कोप जो है वो हम ऐड कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का। और मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स दे आर डूइंग देयर रिसर्च इन दैट एरिया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ताकि जो है हम वाटर अवेलेबिलिटी असेस कर सकें, या हम जो है एक्सट्रीम फिनोमेना लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स, उसको हम स्टडी कर सकें, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर फर्दर जो है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एज यू आर वेल अवेयर अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल डेटा, सो रेनफॉल के अलावा स्नो मेल डेटा, स्नोफॉल, रन ऑफ, टोपोग्राफिक मैप हमें चाहिए होता है, ग्राउंड वाटर इवेपोरेशन, ट्रांसपरेशन, लैंड यूज मैप, सैटेलाइट इमेजेस, सॉइल मैप्स। सो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस और फ्यूचर की असेसमेंट करने के लिए भी हमें डेफिनेटली ये डेटा चाहिए, इन एडिशन टू GCM मॉडल डेटा। GCM मीन ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स, या जिनको हम क्लाइमेट मॉडल्स भी कहते हैं, तो उनका डेटा भी हमें चाहिए होता है इन एडिशन टू दी एनलिस्टेड डेटा। So what is the difference between hydrology and hydraulics? We already discussed in previous course. Hydraulics में जो है basically वो design aspects हैं hydraulic structures के, while in hydrology, hydrology deals with the estimation of magnitude of water availability, design, discharge, or we can also study the rainfall, climate, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की जब बात होगी उसमें रेनफॉल भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, सनशाइन आवर्स, ठीक है, तो ये सारा क्लाइमेटिक सिस्टम है, एवेपोरेशन, ये सारा क्लाइमेट सिस्टम है। उसके अलावा जो है कितनी जो है रेडिएशन जो है सन से आ रही हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, हो मैनी और हो मच रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये सारा का सारा जो है ये क्लाइमेट सिस्टम जो है वो हाइड्रोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। लेकिन हाइड्रोलिक इंजीनियर जो है उन्हीं एस्पेक्ट्स को जो हाइड्रोलॉजिस्ट पास्ट के डेटा या क्लाइमेट डेटा को असेस कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स। स्कोप वी ऑलरेडी डिस्कस के डिज़ाइन ऑपरेशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की, और डिज़ाइनर मीन हाइड्रोलिक इंजीनियर नीड्स मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रीम फ्लो और design flood magnitude for a particular hydraulic structure,
We can also discuss water logging and salinity in irrigated area under changing climate, ये भी हम कर सकते हैं. We can predict relation between basin and data flow for future also. Past का भी है, future का भी है. Then probability of occurrence of floods and droughts on the basis of frequency analysis भी है, on the basis of climate model data भी हम कर सकते हैं. इसी तरह वाटर अवेलेबिलिटी जो है रिजर्वायर में, वो हम पास्ट के डेटा के ऊपर भी देख सकते हैं. इसको वाटर अवेलेबिलिटी को फ्यूचर के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होगा. एनुअल बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, सीजनल बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, मंथली स्केल के ऊपर भी हो सकता है. देन द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन रन ऑफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. Then probable maximum flood over spillway or through a culvert or through a urban storm drainage system, वो हम पास के डेटा के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं. Then we can also use the climate models data so that we can find out the design discharge for spillways, culverts or storm drainage structures, keeping in view the future. Means कि अर्बनाइजेशन करनी है या क्लाइमेट चेंज असेसमेंट कर रहे हैं, लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, तो जब लैंड यूज चेंज होगी मींस अर्बनाइज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर भी होगा. तो क्लाइमेट सिस्टम की वजह से जो है वो डिज़ाइन मैग्नीट्यूड जो हमने पास्ट डेटा के ऊपर एनालिसिस किए होंगे वो फ्यूचर के लिए कुछ और होगी. सो वी नीड टू कंसिडर द फ्यूचर आल्सो. इसके अलावा रेजरवायर कैपेसिटी की साइजिंग जो है दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. तो वाटर अवेलेबिलिटी पास्ट के लिए भी करें, वाटर अवेलेबिलिटी फ्यूचर के लिए भी देखी जाए, और उसके बाद जो है रेजरवायर कैपेसिटी जो है वो फिक्स की जाए कि कितना जो है रेजरवायर या डैम हाइट कितनी हो कि जो वाटर अवेलेबल है एट द लोकेशन ऑफ डैम वो स्टोर कर सकें, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन और उसको बाद में स्पेशली ड्यूरिंग द मूनसून पीरियड और उसको ड्राई पीरियड में हम यूटिलाइज कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर जनरेशन. इस तरह फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट के डेटा की बेस के ऊपर भी या क्लाइमेटिक डेटा की बेसिस के ऊपर भी. Then we can also assess the flood plain boundary और इसकी बेसिस के ऊपर flood plain map जनरेट कर सकते हैं, vulnerability assessment कर सकते हैं, risk assessment कर सकते हैं, disaster management कर सकते हैं, और adaptation strategy जो हैं like structural and non-structural measures जो हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं. तो स्कोप जो आपका अप्लाइड हाइड्रोलॉजी का है, अब वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना शुरू हो जाना चाहिए कि हमने अभी तक जो है सिर्फ अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में जो है पास्ट के डेटा के ऊपर एनालिसिस किया है. ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जब हम क्लाइमेट मॉडल को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट की है अंडर चेंजिंग क्लाइमेट. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम which has no beginning and end and it is constant. ठीक है, उसमें किसी किस्म का जो है वो स्टॉपेज नहीं है, और ये सर्कुलेशन जो है अर्थ से एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर की तरफ है, एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ है, एंड सो ऑन, एंड इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस and it is being displayed in the figure. We can see number of major processes: transpiration, precipitation, evaporation, runoff, and groundwater movement towards the ocean. और अगर इसको डिटेल से हमने देखना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो ये एक USGS यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट है. तो उसने जो है ये बेसिकली एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ओवरव्यू दिया जिसमें इन एडिशन टू इवेपोट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ देयर आर मैनी अदर प्रोसेसेस लाइक द स्प्रिंग्स, सब्लिमेशन और स्नो मेल्ट रन ऑफ. लाइक these terms they also used in this figure. तो हम किसी भी प्रोसेस को जो है
अगर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स के रिलेटेड हमने स्टडी करना है, वी कैन डू, राइट। और ये बेसिकली जो साइंस है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले तो हाइड्रोलॉजिस्ट जो थे सिर्फ वो हाइड्रोलॉजी का वर्क कर रहे थे, और एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो थे वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक साइंस के रिलेटेड ही जो सर्कुलेशन थी, मूवमेंट थी, उनको स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट 2 डेकेड्स जो हैं स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्लाइमेट साइंस कम्युनिटी और हाइड्रोलॉजिस्ट इनका, क्योंकि जो बेसिकली अल्टीमेट एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो सेम था कि क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वाटर के ऊपर। वो हाइड्रोलॉजिस्ट भी इंटरेस्टेड थे और क्लाइमेट साइंस कम्युनिटी भी इंटरेस्टेड थी कि अल्टीमेटली जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आफ्टर दैट जो अभी आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारी पब्लिकेशन जो हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट्स और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस के रिलेटेड आपको बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में मिलेंगी। इवन इन द हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल लाइक नेचर या साइंस, उसमें भी पब्लिश हो रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल्स। कुछ मेरे भी आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश हुए हैं रिसेंटली भी और लास्ट 2 years में। तो विद पैसेज ऑफ टाइम आई विल शेयर दोज आर्टिकल्स विद यू, ताकि जो है आप लोगों को वो थोड़ा सा आइडिया भी हो कि कैसे जो है बेसिकली यूजिंग क्लाइमेट चेंज डेटा जो है या क्लाइमेट मॉडल डेटा we can assess changes in any of the process of hydrological cycle for future. So that is the conceptual hydrological cycle. We already discussed in our previous course. एटमॉस्फेयर से जो है, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर आता है वो दैट इज ड्यू टू द इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो लैंड से है, while evaporation is only from the water bodies like streams and ocean. और एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होते हैं आफ्टर द पर्टिकुलर कंडीशन। कोई आइडिया है कि वाटर वेपर कब कंडेंस होते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? कैसे वाटर वेपर कंडेंस होते हैं? सर एक सर्टेन हाइट पे सर जब हीट अप हो जाता है सर का वार्म एयर सर लाइटर होता है सर, राइज करता है सर एट सर्टेन टेम्परेचर सर, वो फिर कूल डाउन होता है, फिर एक न्यूक्लियस पर सर वो अमेलगमेट होके फिर एक जॉइन होके आखिर में आगे प्रोसेस तो रेनफॉल की और आइस की है। कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहेगा? थोड़ी सी फिजिक्स मैंने डिफरेंट बताई थी, आपने कुछ चीजें ठीक बताई हैं, कुछ थोड़ा सा मिक्सअप कर गए हैं। कोई और स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है जरा खान? जिसके टेम्परेचर पे सर बेसिकली कंडेंसेशन होती है, और साल्ट्स होते हैं सर, वो साल्ट्स की वजह से सर वो बेसिकली जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो बेसिकली कंबाइन हो जाते हैं, और वहाँ पे सर वो वाटर वेपर बेसिकली बनते हैं सर। माइक्रो न्यूक्लियस, ये टर्म तो मैंने नहीं बताई। ओवरऑल बाकी आपने चीज़ें ठीक बताई हैं। बेसिकली जो है वाटर वेपर जो है जब एटमॉस्फेयर में आता है, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द ड्राई एयर, तो वाटर वेपर ऊपर लिफ्ट होगा। तो जैसे जैसे लिफ्ट होगा तो ये वाटर वेपर जो है, जो ज़रा कह रहे थे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का की डेफिनेशन क्या है? उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिसके ऊपर कंडेंसेशन होगी? एनी आइडिया बाय एनी स्टूडेंट? सुपर कूल ना सर जीरो? नो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? ड्यू पॉइंट, वेरी गुड। Oh. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और सेकंड कंडीशन जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर होती है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है। तो वो जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उस कंडीशन पे होता है तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है अराउंड दी हाइड्रोलॉजिक
न्यूक्लियाई, जो ये माइक्रो न्यूक्लियस की कोई बात कर रहे थे, ये माइक्रो न्यूक्लियस नहीं, हाइड्रोलॉजिक न्यूक्लियाई उसको कहते हैं या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। तो वो ज़्यादातर साल्ट्स होते हैं, सी साल्ट्स, सल्फर ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर साल्ट्स होते हैं। तो उसके अराउंड कंडेंस होगा और वाटर ड्रॉपलेट, सॉरी वो बन जाएगा क्लाउड ड्रॉपलेट। ठीक है, क्लाउड ड्रॉपलेट उसके बाद जो है वो अपना साइज जो है उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि अंडर ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और वो क्लाउड ड्रॉपलेट जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं बाय कोलिजन। कुछ क्लाउड ड्रॉपलेट बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, वो फ्यूज टुगेदर होते हैं, वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में फिर आ जाते हैं। वो प्रेसिपिटेशन लिक्विड भी हो सकती है, फ्रोजन भी हो सकती है। ओके, सो दैट इज द फिजिक्स ऑफ कंडेंसेशन एंड हाउ प्रेसिपिटेशन हैपन। और इसके बाद जब प्रेसिपिटेशन होती है तो सरफेस के ऊपर जो है वो रन ऑफ जनरेट होता है। कुछ पार्ट जो है प्रेसिपिटेशन का वो इनफिल्ट्रेट होता है, नीचे वेडो जोन में जाता है जिसको हम सब सरफेस जोन कहते हैं। तो उससे वेडो जोन से या सब सरफेस से इंटरफ्लो होता है टुवर्ड्स द स्ट्रीम्स और लेक्स। इंटरफ्लो को जो है हम कहते हैं ये सब सरफेस फ्लो है, वाइल ओवरलैंड फ्लो इज सरफेस रन ऑफ। फिर कुछ पार्ट जो इन्फिल्ट्रेशन का होता है वो अंडर ग्रेविटी जो है परकुलेट होता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ चले जाता है। तो ग्राउंड वाटर टेबल जब राइज होता है तो ग्राउंड वाटर फ्लो भी जो है अल्टीमेटली ये स्ट्रीम लेक से होता हुआ ओशन की तरफ जाता है। तो 3 तरह के फ्लो हो गए रन ऑफ, ओवरलैंड, इंटरफ्लो एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। और अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों फ्लो स्ट्रीम या लेक्स में आने के बाद ओशन की तरफ चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द अदर प्रोसेसेस जो कि राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है वॉल्केनिक आउटगैसिंग है, दैट इज आल्सो नीडेड फॉर कंडेंसेशन। आउटगैसिंग में जो है बहुत सारे वाटर वेपर भी आते हैं, कुछ जो हैं जो बेसिकली साल्ट्स कह लें, कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं कंडेंसेशन के लिए, वो भी यहाँ से फुलफिल होते हैं, स्पेशली सल्फर ऑक्साइड। और इसके अलावा जो ओशन के बॉटम से सबडक्शन और सी फ्लोर वेंट्स, इनकी मूवमेंट भी होती है। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये कंसेप्चुअल जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। और प्रोसेसेस जो हैं प्रेसिपिटेशन, that is one of the most important process which is fall of moisture from atmosphere to the earth surface। और ये liquid भी हो सकती है, frozen भी हो सकती है। तो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में जो है हमने 3 टाइप्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अप्लाइड हाइड्रोलॉजी के कोर्स में, कन्वेक्टिव, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। So can anyone explain what is the difference between all these types of precipitation? Briefly explain कर सकते हैं? Yes sir, कोशिश करता हूँ सर। कॉन्वेक्टिव सर एट वन लोकेशन पे सर जब टेम्परेचर की वजह से सर वार्म एयर राइज कर लेता है सर, कोल्ड एयर डाउन होता है सर, और विद हाइट्स और कंडेंस होके वहीं क्लाउड बन के रेनफॉल होती है सर। ओरोग्राफिक में सर आपके सी से जो आपकी वाटर वेपर जो सन की हीट से जो बनते हैं सर, एयर उसे पुश करते हैं सर, और एट माउंटेन से जो राइज करते हैं सर कूलिंग के साथ क्लाउड्स बन जाते हैं, और सर विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल होती है सर। लिफ्ट कैसे करते हैं? सो पुश ऑफ द विंड सर, जो सर विद राइजिंग सर पुश आ जाता है सर फ्रॉम विंड, जो आपके प्रेशर चेंज की वजह से सर सी से ग्राउंड की तरफ जो नहीं, ओरोग्राफिक जो है दैट इज ड्यू टू दी ओरोग्राफिक लिफ्ट, बैरियर है, ये मॉन्टेनियस बैरियर है। यस, मॉन्टेनियस बैरियर को जो मॉइस्चर जब उसकी तरफ मूव कर रहा होता है तो वो राइज करता है ड्यू टू दी मॉन्टेनियस बैरियर। तो वो लिफ्टिंग मैकेनिज्म से कंडेंसेशन होती है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन। राइट। एंड हाउ अबाउट साइक्लोनिक? सर साइक्लोनिक में सर जब वार्म और कोल्ड फ्रंट्स ज्वाइन करते हैं सर, और सेंटर में पर एक सर लो प्रेशर होता है सर, और देन इट क्रिएट्स के दोनों जब कोल्ड फ्रंट
वेव फ्रंट से फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेनफॉल होता है सर। लो टेम्परेचर और समथिंग एल्स? लो प्रेशर सर एट द सेंटर मेरा मतलब है। So cyclonic precipitation is due to the pressure difference, ठीक है? Yes. तो लो प्रेशर होता है तो उसकी तरफ जो है टू डिफरेंट अगर डेंसिटी की विंड्स लाइक कोल्ड एंड वार्म मूव करती है तो उसके बाद जो है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है। वेरी गुड जरा खान। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोट्रांसपिरेशन। सो इसमें जो है सरफेस से भी होगी, लैंड सरफेस से इवेपोरेशन होगी और वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होगी और एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन विद इन द एटमॉस्फेयर जो है बिफोर द प्रेसिपिटेशन reaches to the land surface. So within the atmosphere it again evaporate due to the temperature increase. उसको हम atmospheric evaporation कहते हैं. In addition to that, transpiration of course from the plant leaves or agricultural area. So that is also important process, hydrological process. So runoff जो है that part which is actually moving towards the stream and ultimately towards the ocean. और इसमें तीन जो है क्लासेस हमने डिस्कस की हैं, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो. Then next process is infiltration. जब precipitation fall होती है, so some part of the precipitation is infiltrated or absorbed by the soil, ठीक है, जो कि लेटर ऑन कुछ पार्ट जो है सबसरफेस फ्लो होगा और कुछ पार्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन का परकुलेट होके ग्राउंड वाटर टेबल को राइज करेगा एंड देन अल्टीमेटली ड्यू टू द ग्रेडियंट इन द ग्राउंड वाटर मूवमेंट हैपेंस. Then interception part, that is due to the vegetation canopy. So part of the precipitation is obstructed by the vegetation canopy, which later on evaporated or after falling on the ground surface being infiltrated. So then next process is depression storage. So as name depicts, that part of the precipitation which is being stored in the depressions on the land surface, that part is called depression storage. और depression storage जो है later on it can be evaporated or it can be infiltrated. इससे रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, ठीक है, सरफेस रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, इवेपोरेशन हो जाएगी. अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी तो मे बी इन्फिल्ट्रेशन का पार्ट जो है वो सब सरफेस फ्लो और सब सरफेस फ्लो की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा. Then detention storage. So before the runoff movement happens due to the precipitation, तो जो depth of precipitation है उस initiation of movement of precipitation drop से पहले उस storage को हम कहते हैं detention storage. So yeah, otherwise हम ये कह सकते हैं on attaining a certain depth, under the action of gravity, the precipitation drop produce surface runoff. और precipitation drops, एक drop की बात नहीं है, precipitation actually produces surface runoff after attaining a certain depth under the effect of gravity. तो वो जितनी depth जो attain होती है before movement of surface runoff, उस depth को हम कहते हैं detention storage. So hydrologic equation अगर हम discuss करें, keeping in view the fixed volume, then we can write the hydrologic equation like total volume inflow minus total volume outflow is change in volume of the system, and that hydrologic equation is on the basis of conservation of mass. So law of conservation of mass or matter as represented, inflow minus outflow is change in storage, and we can also write this equation in differential form.
तो डिफरेंशियल फॉर्म में जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर एक्चुअली rate of volume inflow and rate of volume outflow, while del S over del T is the rate of change of storage. So in hydrological cycle there are some components of inflow and some others are components of outflow. So there are two major components of inflow. Firstly is the precipitation and second is the surface or groundwater flow from other catchment area. While the components of outflow are evapotranspiration, groundwater seepage, being the infiltrated water which is being contributed towards the groundwater table. That part is called groundwater seepage. And the next component is outflow is direct runoff. So direct runoff combines two runoff component. One is surface and another is subsurface. But generally speaking, hydrologists represent surface runoff as a direct runoff, क्योंकि थ्योरेटिकली तो जो है प्रैक्टिकली डायरेक्ट रन ऑफ एक्चुअली उसमें जो है दोनों कंपोनेंट्स हैं, सरफेस और सब सरफेस, क्योंकि सब सरफेस और सरफेस रन ऑफ का जो टाइम लैग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। सरफेस पहले पहुंच जाता है लेकिन उसके साथ ही कुछ टाइम के बाद सब सरफेस रन ऑफ भी पहुंच जाता है। तो डायरेक्ट रन ऑफ जो है प्रैक्टिकली तो है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है हाइड्रोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि जो सरफेस रन ऑफ है दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ। So we can also write hydrologic equation for linear change both in inflow and outflow. If we assume that there is a linear change in inflow from I1 to I2 and outflow linear change from O1 to O2, then here is the equation as displayed. So we can use that equation to assess any change in storage or whatever we want to assess using that hydrologic equation. So simply using water budget equation, so if we consider various components of inflow and outflow, then we can rewrite that general equation of general hydrologic equation. So inflow is in inflow the major component is precipitation. We are assuming here that there is no surface runoff or groundwater movement towards the catchment area. The only inflow component is precipitation, while outflow are interception loss. R is representing the runoff, which includes all the three runoff components, and LE is the evaporation loss. While on the right hand side there are two components of storage. One is change in storage due to depression represented with D, and another is change in storage due to infiltration, and that change in storage is actually due to the infiltration, mean that change in storage is contributing towards the groundwater storage के infiltration होने के बाद जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज में चेंज हुआ। So we can rewrite the same equation. The runoff is on the left hand side, all other components on the right hand side. So all the other components except precipitation on right hand sides are actually the losses. इसमें Li जो है interception loss है, Le is evaporation loss, D is also the loss from the system की, क्योंकि depression storage जो है वो जैसा कि मैंने बताया वो later on या तो evaporation हो जाएगी या वो infiltration हो जाएगी, and F is also loss. loss कहाँ से है? ये precipitation से है, ठीक है। F component कौन सा है? जो कि contribute कर रहा है ground water table को राइज करने के लिए या ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। So then we can rewrite the simplest hydrological equation as being displayed.
So runoff is equal to precipitation minus all other losses. तो जब हमें सारी लॉसेस का पता है, प्रेसिपिटेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास रन ऑफ आ जाएगा, या एक और टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए, दैट इज, कोई बता सकता है रन ऑफ किसके इक्वल होगा? क्या हम ये टर्म यूज कर सकते हैं एक्सेस रेनफॉल की? Yes, sir. Okay, so runoff is equal to excess rainfall, which और net rainfall भी उसको कह सकते हैं, उसको effective rainfall भी कह सकते हैं. So that is equal to total precipitation minus all other losses from the precipitation. So that's all about an overview of hydrological cycle and hydrologic equation. So in next lecture we are going to discuss, or we are going to start actually our lecture related to climate change science. ठीक है, क्योंकि climate change जो science है वो बेसिकली कैसे डेवलप होती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन डेटा को के ऊपर स्टडीज कर रही हैं, पॉलिसीज बना रही हैं, और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो मेजर हम कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है, मे बी आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ये आप लोगों ने टर्म सुनी है, ग्लोबल वार्मिंग? हैव यू हर्ड दैट टर्म? Yes, sir. Yes, sir. तो रीजन बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की रीजन क्या है? सर एक रीजन इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस सर, एंड रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से हैं फ्यूल्स? कोल, पेट्रोलियम, ऑयल बर्निंग सर, आपका कोल के यूजेज सर, जो आपके कार यूजेज जो सर फ्यूम्स निकलते हैं वो एक वजह सर, ये एक किस्म का सर. एंड कोल, ऑयल एंड गैस एज वेल, नेचुरल गैस को भी सर जो इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इनको जब हम यूज करते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? सर जो प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है सर, वो एक किस्म का सर एसिड रेन में भी असर करता है. एंड सर कार्बन डाइऑक्साइड सर आपके सन के जो यहाँ मैं अभी थोड़ा सा रोकूंगा, बाकी आपने चीजें ठीक बताई. कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड रेन नहीं है, दैट इज ड्यू टू दी सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, जो वॉल्केनिक करप्शन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, उससे जो है H2SO4. बट सर वो थोड़ा सा तो पीएच ड्रॉप हो जाता है सर, इवन अगर जो 7 से जो आपका वाटर जो होता है कार्बोनिक एसिड की वजह से, वो तो पीएच ड्रॉप हो जाता है सर जब रेनफॉल होती है. मोस्टली जो है वो सल्फर ऑक्साइड की वजह से है एसिड रेन्स. जी जी सर. अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा कौन सी एमिशन होती हैं गैसेस इन फॉसिल फ्यूल्स के बाद? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर, सल्फर डाइऑक्साइड वॉल्केनो से जो होता है सर इरप्शन, और CNCs फ्रॉम AC सर, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स और हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए. वेरी गुड, एक्सेलेंट. सर नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस फर्टिलाइजर्स से जो होती हैं, फर्टिलाइजर से भी हैं, प्लस लाइफ स्टॉक से बहुत सारी, एक बहुत बड़ी गैस आती है जिसको मीथेन कहते हैं. मीथेन का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर. ठीक है, तो मुझे ये बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, कौन सी गैसेस हैं इसमें एटमॉस्फेयर में? Oxygen, sir, nitrogen, and other traces of gases. तो कितनी परसेंटेज है?
Sir, 21% oxygen, 70 something percent nitrogen, then the rest हो गया sir आपका 1% for others. ओके, तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली ये 78% है, ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, ऑल अदर गैसेस आर ओनली 1%, जिसमें ये जितनी भी हमने गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमने डिस्कस की हैं, एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं लेस देन 1% है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है। Isn't interesting? Yes sir, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, है लेस देन 1% है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। So we will discuss in detail the physics, ठीक है, हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स कि कैसे जो है इन गैसेस का फर्क जो है वो या इफेक्ट जो है टेम्परेचर के ऊपर है, राइट? है ये थोड़ी सी, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। यस सर। ओके, सो एनी क्वेश्चन or any comment or anything you want to share with all of us? सर एक मेरा अभी सर क्लास शुरू होने से पहले एक सोच में एक बात आई सर, कुछ हमारे सर हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस कुछ कम्प्लेक्स होते हैं सर, जिसमें सर थ्योरी ये सर एक आइडिया बयान किया जाए, पर उस पर रिसर्च होती है सर 10 साल 20 साल हो जाए सर, क्या ये हो सकता है सर कि हम लोग एक कोई भी कम्प्लेक्स प्रोसेस हो उसको हम लोग सर एक मॉडल ही, एक सॉफ्टवेयर मॉडल बना दें और अपने ही सर ट्रायल एंड एरर से करते जाए, शायद वो रिजल्ट ही अच्छा आ जाए और फिर वो सूट कर ले उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, और फिर हम आखिर में कह सकते हैं अच्छा हाँ ये कम्प्लेक्स जो प्रोसेस था या जो भी प्रोसेस था वो हम लोग पहले सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इस मॉडल के जरिए कर पाए हम। बिल्कुल कर सकते हैं, इसी तरह लोग कर रहे हैं। सो इसके रिलेटेड जो है 2 या 3 लेक्चर्स हैं मेरे, ठीक है, जिसमें जो है क्लाइमेट मॉडलिंग किस तरह की जाती है, और प्लस उससे पहले क्लाइमेट मॉडलिंग से पहले जो है वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्लाइमेट मॉडल्स, कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये क्लाइमेट मॉडल जो हैं इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये इम्प्रूव हो रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड साइड इन मॉडल्स की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जो है 200 के करीब मॉडल्स अवेलेबल हैं, क्लाइमेट मॉडल्स, ठीक है, जो क्लाइमेट साइंस कम्युनिटी ने ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, बट अगर रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली रिलेटेड टू एक्सेप्शन उसमें ये है कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है मॉडल्स की, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन है, इवेपोट्रांसपिरेशन है, फ्लक्सेस हैं, अदर प्रोसेसेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मीन्स के अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, हम सर्टन नहीं है विच मॉडल इज गुड जिसको हम यूज करें, राइट? तो साइंटिस्ट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन दोज मॉडल्स, और वो कैसे कर रहे हैं? बाय इंप्रूविंग द क्लाइमेट मॉडल्स। जो आप प्रोसेसेस की बात करें ना, कम्प्लेक्सिटी, जितना मॉडल आप कम्प्लेक्स बनाते जाएंगे इसका मतलब है उसके साथ उतनी ही ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए, ऑब्जर्व डेटा चाहिए ना। क्लाइमेट मॉडल तभी ही जो है वो बेहतर हम कह सकते हैं जब वो पास्ट का क्लाइमेट रिप्रोड्यूस करे, राइट? तो पास्ट का जब उसने मॉडल ने रिप्रोड्यूस करना है रिजल्ट, इसका मतलब है उतना ऑब्जर्व डेटा भी चाहिए क्लाइमेट मॉडल को वैलिडेट करने के लिए, या उसको जो है उसका कंपैरिजन करने के लिए, और बहुत सारा डेटा जो है उसके साथ मॉडल को भी चाहिए पास्ट का। तो हमारे पास जो है लिमिटेड जो है ऑब्जर्व डेटा है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल डेटा सेट। तो ग्लोबली जो है
हमारे पास लिमिटेड जो है डेटा सेट है, और साइंस जो है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम वो कंप्लीट नहीं है, वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास लिमिटेड डेटा है, तो इसलिए जो है इम्प्रूवमेंट एक लिमिट तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो स्टेप बाय स्टेप जो है साइंटिस्ट कम्युनिटी उन मॉडल्स को इम्प्रूव कर रही है। तो वी विल टॉक अबाउट दीज इम्प्रूवमेंट इन द असेसमेंट रिपोर्ट्स। जो अभी तक असेसमेंट रिपोर्ट जो है 5 पब्लिश हो चुकी हैं, क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट्स। 6th जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर और कमिंग ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बेसिकली आईपीसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड करता है, वो असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है पब्लिश करता है थ्रू आउट। जितने भी मॉडल्स रन होते हैं उस एक जगह पे आर्काइव की जाती है, एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे जो है फिर वो असेस करवाई जाती हैं, उसके बाद वो पब्लिश की जाती हैं। तो वी विल डिस्कस के वो 5 जो अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं रिपोर्ट्स, कि कैसे जो है क्लाइमेट मॉडल जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुए उनके प्रोसेसेस, और उनमें क्या बेहतरी आई है। बट स्टिल दे आर टू मच अनसर्टेनिटी विद इन द मॉडल्स रिजल्ट्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे कमिंग 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ जो है फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस लेवल तक जो है एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर, एज ए हाइड्रोलॉजिस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लाइमेट मॉडल्स। ठीक है, हम अकेले नहीं कर सकते, तो हमारे साथ जो है वो एटमॉस्फेरिक कम्युनिटी को भी वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क है बेसिकली, सिंगल अलॉन कोई भी बंदा जो है एटमॉस्फेरिक मॉडल डेवलप नहीं कर सकता। इट इज अ टीम वर्क। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन डिटेल। Yes, sir. ओके, अगर किसी किस्म का और क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की क्लास जो है वो फिनिश करते हैं यहीं पे इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट वीक हम डिटेल से जो है स्लोली स्लोली हम स्टार्ट करेंगे, पेस करेंगे, इस फास्ट पेस पे जाएंगे इस कोर्स के लिए इंशाल्लाह ताला। तो अटेंडेंस जो है आप लोग 9 पीपल हैं, तो मैं अभी जो है ये प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। तो अटेंडेंस जो है मैंने आप लोगों की मार्क कर ली है, 9 स्टूडेंट्स की। Right, sir. तो अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी Thank you. मच। Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. आमीन। अल्लाह हाफिज।